एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर योर स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर, यानी कि आपके सेमेस्टर 2 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है और आगे के एग्जाम में भी आप इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है और सेक्शन बी में स्ट्रिंग हैंडलिंग से फुल मार्क्स कंफर्म है। ये चीज आप लिख कर रख लो। अगर आप सारे अप्रोच को फॉलो करते हो, मैं जो चीजें आपको समझाती हूँ वो सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलना फाइनल है। तो गाइस चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप YouTube पे जाके सर्च करो अनलिमिटेड लर्निंग। जब आप अनलिमिटेड लर्निंग सर्च करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज के आप सबसे पहले होम पेज पे आना। होम पेज पे आने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करोगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के दो प्लेलिस्ट, एक तो आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सेमेस्टर 2 एंड कंप्यूटर सेमेस्टर 2। कंप्यूटर सेमेस्टर 2 में आपको सारे चैप्टर्स के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा और आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के अंदर जितने प्रोग्राम्स आपके सेमेस्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पेशल वर्ड हो, पैलिंड्रोम वर्ड हो, पिग लैटिन वर्ड हो या फिर आपके स्पेसिमेन के A to Z चीजें, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आपके स्ट्रिंग हैंडलिंग से। तो गाइस वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितने अच्छे से और जितने शॉर्ट में आपको समझा सकूं उतने शॉर्ट में मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से इनपुट लिया जाएगा। यूजर एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करेगा और फिर आपको क्या करना है, आपको उसमें काउंट करना है कि कितने वॉवल्स हैं और फाइनली शो करना है कि इस वर्ड में कितने वॉवल्स हैं। फाइन, जैसे कि एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे आपको आउटपुट 2 मिलेगा। ठीक है, मान लो कि आपको इनपुट मिला है एप्पल, तो इसका आउटपुट आपको क्या निकलेगा। पहली बात तो आप चाहो तो वो वॉवल्स को प्रिंट भी करा सकते हो जो कि इस वर्ड के अंदर अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि ए ई। इसके बाद कितने वॉवल्स हो गए, तो दो। तो फाइनली आपको इस तरह से प्रिंट कराना है। तो आप इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखोगे, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अब प्रोग्राम लिखना बहुत जरूरी है। एक बार मैं आपको कहूंगी कि आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फ्यूचर में आप इस प्रोग्राम का रेफरेंस लेकर प्रोग्राम लिख पाओ। तो गाइस जल्दी से वीडियो पॉज करो, इस प्रोग्राम को एक बार समझने की भी कोशिश करो और साथ साथ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको वैल्यू एंटर करानी है यूजर से, तो या तो आप यूटिल पैकेज का यूज कर सकते हो या फिर आईओ का, लेकिन काफी सारे बच्चों ने अभी तक आईओ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्कैनर के साथ कंटिन्यू करो। स्कैनर इजी है और आप आसानी से इसको समझ भी सकते हो, उसका पैटर्न भी बहुत इजी है। बस जो चीजें मैं बताती हूँ उन चीजों को फॉलो करो, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। सबसे पहले आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना है ताकि आप स्कैनर क्लास यूज कर सको। तो इसका सिंटेक्स देखो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर का एस कैपिटल और स्कैनर के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। अगर आपको यूटिल पैकेज को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, या फिर इसके अंदर इस क्लास में अगर आपको इसको यूज करना है, यानी कि बेसिकली स्कैनर क्लास को यूज करना है, तो ठीक है। तो आप इतना कर दोगे, इसके बाद आपको क्लास बनाना है। तो क्लास का नाम देखो यहाँ पे मेन है, तो क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, बस वो रिजॉल्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम कैपिटल है और बाकी चीजें स्मॉल में है, इसलिए ये कोई कीवर्ड नहीं है, यानी कि ये मेन मेथड नहीं है, बल्कि ये बन जाता है एक आइडेंटिफायर, क्योंकि एम क्या है, एम कैपिटल है। इसके बाद मैंने इसमें मेन मेथड बना दिया। इसके बाद फिर मैंने स्कैनर एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एक और चीज कहूंगी, जो चीजें मैं समझा रही हूँ सारी चीजों को लाइन बाय लाइन समझो ताकि आपको आगे के प्रोग्राम्स में दिक्कत ना हो, जितने भी फर्दर जो हम इस वीडियो में प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपको बस ये सिंटेक्स लिख देना है। एससी की जगह आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ओ यूज कर सकते हो, एस यूज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि वो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बस आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल सी बात, एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर क्लास का। तो बेटर रहेगा कि आप एससी ही यूज करो। इसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यूजर को कहना है कि एक वर्ड एंटर करो। तो यूजर वर्ड कैसे एंटर करेगा, इसके लिए पहले तो आपको स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर डॉट नेक्स्ट लाइन ये वाले फंक्शन को यूज करना है। तो इसके थ्रू आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर सकते हो, चाहे वो कितने बड़े लाइन का क्यों ना हो, चाहे वो एक वर्ड हो, एक सिंगल ए क्यों ना हो, ए बी सी डी ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, एक लॉन्ग सेंटेंस भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसको आप कैसे इंटर करोगे ये सारे इनपुट्स को? तो आप स्ट्रिंग के मतलब स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए आप नेक्स्ट लाइन यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन का एल बस कैपिटल होता है, बाकी सारी चीजें स्मॉल में होती हैं। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है काउंट। काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 है। अब काउंट करेगा क्या? ये काउंट करेगा कि आखिर आपके इस वर्ड में कितने वॉवल्स हैं। अब देखो, यूजर जो यहाँ पे वर्ड एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल UAPPLE एप्पल, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करते हो कि इसमें कितने वॉवल्स है, तो बताओ इसमें कितने कितने वॉवल्स है, ए और ई, यानी कि कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, दोनों ही आखिर वॉवल्स है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, ये वाली कंडीशन को समझने से पहले एक और चीज देखो कि काउंट क्या करेगा, फाइनली कैलकुलेट करेगा कि कितने वॉवल्स है। जैसे कि ए एक वॉवल है, फिर ई एक वॉवल है, मतलब कितने वॉवल हो गए, 2। तो इनिशियली जब हमने काउंटिंग शुरू नहीं करी तो काउंट का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि अभी तक हमें एक भी वॉवल नहीं मिला। जैसे जैसे वॉवल मिलेगा, वॉवल काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और फाइनली आप उसको प्रिंट कर दोगे कि आपको टोटल कितनी वॉवल्स मिली एंड में यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये रहा मेन लॉजिक। क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो हर एक कैरेक्टर की अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप एप्पल का एग्जांपल ही ले लो तो स्टार्टिंग का 0 होता है, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट। तो कितने वैल्यूज है इसके अंदर, टोटल 5। तो सबका एक एक इंडेक्स वैल्यू होना ही होना है, राइट। तो आपको इन सारे इंडेक्स वैल्यू का कैरेक्टर को एक्सेस करना है और फिर चेक करना है कि क्या 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो वॉवल है या नहीं, नेक्स्ट पे है या नहीं, यानी कि सारे चीजों को। इसलिए फॉर लूप लगाएंगे जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आपके 0 से लेके लास्ट वाले इंडेक्स तक। तो मान लो कि इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 5, तो इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। ये चीज आपको पता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर लूप लगाना है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर s1 डॉट लेंथ, यानी कि ये वाले स्ट्रिंग का लेंथ से एक स्टेप बैक, यानी कि एक इंडेक्स कम। लेंथ कितना है, मान लो 5, तो फिर आप कहाँ तक जाओगे, 4 तक ही जाओगे, क्योंकि आपने स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करी है इसलिए हमने क्या यूज किया, लेंथ फंक्शन। लेकिन जब आप एरे के वैल्यूज को एक्सेस करोगे तो बस आप लेंथ यूज करोगे, उसके आगे में आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे। मैंने काफी बार ये चीज रिपीट करी है, तो इस चीज को भूलना मत, इस चीज को याद रखना। इसके बाद जो आपका लॉजिक है वो क्या है, s1 डॉट कैर एक्ट आई। कैर एक्ट क्या फाइंड करेगा, आपका s1 जो कि एक वेरिएबल है, उसके आई इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। आई की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में 0 है, ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेप में 0 है। तो क्या जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या वो एक वॉवल है, इनमें से कोई एक है, कैपिटल ए ई आई यू में से कोई एक है, या फिर स्मॉल ए ई आई यू में से कोई एक है, तो है, यानी कि फिर ये इफ पार्ट के पास आएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती कि इफ पार्ट को नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि अभी एप्पल के केस में ए के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 0 इंडेक्स पे एक वॉवल है, इसलिए क्या होगा, स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा ए, ठीक है। जो भी वैल्यू आपको वॉवल मिली वो स्क्रीन पे आपको दिखते जाएगा। मैं यहाँ पे इनपुट भी करा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में लिखे कि आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है तो ही कराना, अगर नहीं बोला गया है तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, यहाँ पे आपको काउंट की वैल्यू इंक्रीज करती जानी है। कि मान लो कि यहाँ पे आपको इफ पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब तक आपको वॉवल मिल जाता नहीं है तब तक क्या इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं। अगर वॉवल मिला तभी तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि वॉवल मिला तो आप काउंट में एक 1 ऐड कर दोगे। शुरू में काउंट की वैल्यू थी 0, उसमें एक ऐड कर दोगे, यानी कि एक वॉवल है। सेकेंड स्टेप में मान लो फिर से आपको वॉवल मिल गया, तो फिर से काउंट की वैल्यू में +1 करोगे, यानी कि अब तक 2 काउंट कर चुके हो, 2 वॉवल काउंट कर चुके हो, कुछ ऐसा। और फाइनली जब ये पूरा कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप क्या प्रिंट कराओगे कि आपको कितने वॉवल्स मिले। मान लो एक भी वॉवल नहीं मिला तो आपको काउंट की वैल्यू क्या मिलेगी स्क्रीन पे, 0। अगर एक वॉवल मिला तो 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि इफ पार्ट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कोई वॉवल ना प्रेजेंट, जब तक कोई वॉवल उसमें प्रेजेंट हो। जैसे वॉवल अगर प्रेजेंट होगा तो इफ पार्ट प्रिंट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपका आउटपुट है जो कि इस प्रोग्राम को रन करके मिला है। तो अगर आपके पास कोई वर्ड है जैसे कि नमक, तो इसमें वॉवल लेटर्स कौन से हैं बताओ, ए और ए है, राइट। अब इसके बाद टोटल वॉवल्स कितने हैं, 2, तो आपको स्क्रीन पे यही कुछ प्रिंट कराना है, राइट। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से एंटर करवानी है। उसके बाद आपको क्या चेक करके या फिर क्या डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे कि उसमें कितने लोअर केस लेटर्स है, आपको बतानी है कि 5 लोअर केस है, 10 लोअर केस है, ठीक है। इसके बाद कितने अपर केस है ये भी प्रिंट कराना है, साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं ये भी प्रिंट करना है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि मैंने स्टार ले लिया, ठीक है, आस्ट्रिक्स ले लिया,
या फिर मान लो मैंने डॉट ले लिया, स्लैश ले लिया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें स्पेशल कैरेक्टर्स के विद इन आएंगे। और डिजिट तो आपको पता ही है कि 0 से लेके 9 तक जाएगा। तो आप कैसे ये सारी चीजों का लॉजिक याद रखोगे? लोअर केस आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आपका स्मॉल ए से लेकर आपका स्मॉल जेड तक जाएगा। अपर केस कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आपका कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक। स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि व्हाइट स्पेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और आपका डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक? आपका डिजिट्स जाएगा 0 से लेके 9 तक, राइट। बस आपको इतना याद रखना है कि ये सारी बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाओ इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये वाली पैकेज को इंपोर्ट करा, इसके बाद हमने क्लास बना दिया, फिर हमने मेन मेथड बनाया, इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर यूजर को कह दिया कि एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करो। यूजर ने स्ट्रिंग वैल्यू भी एंटर कर दी, किसके थ्रू? sc डॉट नेक्स्ट लाइन के थ्रू, ये वाले फंक्शन के थ्रू। आप स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, आई मीन यहाँ पे लिखोगे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट, फिर डॉट नेक्स्ट लाइन, ये वाली फंक्शन के अंदर। इसके मदद से आप क्या कर सकते हो? वैल्यू एंटर कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर सकते हो। अब मैंने ना यहाँ पे 4 वेरिएबल्स रखे हैं। एक यू काउंट है जो कि अपर केस कैरेक्टर्स को काउंट करेगा कि कितने अपर केस है, फिर एल काउंट लोअर केस कैरेक्टर्स, डी काउंट डिजिट्स, एस काउंट स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आप प्रोग्राम में से साइड में से कमेंट लिखोगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा, इसे जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ जी बच्चे को आता है, तो फिर आपको इस पे भी मार्किंग मिलेगी और इससे आपका प्रोग्राम और अच्छा लगेगा, राइट। तो आपके प्रोग्राम के प्रेजेंटेशन पे भी आपको मार्क्स मिलती है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट ये वाले टर्म पे आ जाओ, ये वाला वेरिएबल, तो इसका काम क्या है? जो इंडेक्स वेरिएबल है, फाइनली ये क्या डेटा टाइप का है, तो इसको समझेंगे हम आगे कि आखिर इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है इस प्रोग्राम में। तो देखो, अगर मैंने कोई वैल्यू एंटर करी है, मान लो स्ट्रिंग के अंदर मैंने फिर से वैल्यू रखा है APL कैपिटल ई, ठीक है, और साथ में एक स्टार डाल दिया। अब मुझे बताना है कि आखिर मतलब आपको इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू आपको ये जानना है कि इसमें कितने अपर केस, कितने लोअर केस, कितने स्टार है, आई मीन कितना स्पेशल कैरेक्टर्स है और कितने डिजिट्स है, राइट। तो फाइनली आपको इस पूरे स्ट्रिंग को कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करना है? 0 से लेके इसके आखिरी इंडेक्स तक। मान लो कि इसका लेंथ कितना है, देखो यहाँ पे 5 है, 5 नहीं 6 है, क्योंकि एक स्टार भी है ना, तो 6 है। तो इसका आखिरी इंडेक्स कहाँ तक होगा? 0 से लेके 5 तक जाएगा। समझ में आई बात? तो फाइनली जब आप यहाँ पे फॉर लूप यूज करोगे तो आप इसमें लेंथ कितना रखोगे? s1 डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ फंक्शन यूज कर लोगे। तो ये क्या करेगा? 0 से लेके 5 तक पूरा ये मतलब आपको एक्सेस कर लेगा। अगर आपने एप्पल ये वाली अगर इनपुट रखी होती, तो जो भी इनपुट रखोगे उसके आपके आखिरी इंडेक्स तक वो वैल्यू, पूरी वैल्यू को एक्सेस करेगा, एक एक वैल्यू को चेक करेगा कि 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो अपर केस है या नहीं, लोअर केस है या नहीं। तो फाइनली आप आखिर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है, आखिर वो क्या है, उसको कहाँ स्टोर करोगे या फिर वो कैसे जानोगे? तो उसको जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैर एट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। s1 क्या है? आपका जो वेरिएबल है वो, और कैर एट क्या है? कैर एट एक फंक्शन है जिससे कि आप जो भी इंडेक्स वैल्यू पे जानना चाहते हो कि कौन सा कैरेक्टर है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग के जो इंडेक्स पे भी आप जानना चाहते हो कि 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, 1 पे क्या है, तो आप इस फंक्शन की मदद से आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बस ये वाला इंडेक्स के अंदर इसी बात को स्टोर करना है। तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि ए है, तो वो 0 इंडेक्स पे ए को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो अगर आपका 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है या वो ए के इक्वल हो या फिर वो ए से बड़ा हो, ठीक है, कैपिटल ए, और साथ ही साथ या तो वो वैल्यू साथ ही साथ मतलब कि वो जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि ए ही है मान लो, ठीक है, ए ही है, तो बेसिकली ये या तो z के इक्वल हो जाए या फिर z से छोटा। फाइनली मतलब कहा क्या जा रहा है कि कैपिटल ए से z के बीच में अगर वो लाई करेगा तो वो क्या है? वो कैपिटल कैरेक्टर होगा, राइट, वो कैपिटल लेटर होगा। तो डेफिनेटली आपका यू काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें एक ऐड हो जाएगा, मतलब कि आपको एक अपर केस कैरेक्टर मिल गया। वही लोअर केस के साथ तो क्या लॉजिक लगाओगे? या तो वो स्मॉल ए के इक्वल या फिर उससे बड़ा, और साथ ही साथ वो z से छोटा हो या फिर उसके इक्वल हो, ठीक है। z से बड़ा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना, कोई भी लोअर केस लेटर, या तो वो a से बड़ा होगा या तो ये a के इक्वल हो सकता है, और साथ ही साथ वो z से छोटा होगा या फिर z के इक्वल हो सकता है। z से बड़ा नहीं हो सकता, राइट, और a से छोटा नहीं हो सकता, a से छोटा नहीं हो सकता, राइट। तो अगर आपको मिलेगा कोई लोअर केस तो वो क्या करेगा? वो उसमें एक ऐड कर लेगा। तो ये आपका इफ पार्ट, उसके बाद एल्स इफ पार्ट, क्लियर।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसके बाद अगर मान लो कि ये वाला कंडीशन भी अगर नहीं ट्रू होता है तो आपके पास एक दूसरा कंडीशन है। इस कंडीशन में आपको डिजिट चेक करना है, तो वो 0 से लेके 9 तक के बीच में लाई करना चाहिए। अगर आप मान लो कि बस आप फर्स्ट वाला कंडीशन लिख देते, ये वाला कंडीशन अगर नहीं रखते, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वैल्यू एंटर करी 19, ठीक है, तो आपको बताना है आपको बताना है कि डिजिट है या नहीं। तो ये क्या देगा, अगर आपने बस यहाँ पे और लगा दिया होता एंड की जगह और ऑपरेटर, तो ये मुझे क्या देता, मुझे देता कि ये ट्रू है, यानी कि ये वाले पार्ट को ये एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन क्या ये डिजिट है, नहीं है, यानी कि ये 0 से लेके 9 तक ही जा सकता है। तो या तो ये 0 से बड़ा हो और उसके इक्वल हो, और साथ ही साथ ये 9 से छोटा हो सकता है और 9 के इक्वल, ठीक है, तभी वो एक डिजिट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी वैल्यू मिली, ऐसा कोई कैरेक्टर मिला, तो वो क्या है, तब डेफिनेटली वो एक डिजिट है और आपका डी काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली सबकी वैल्यू 0 थी, उसमें एक एक ऐड हो जाएगा। क्लियर। और साथ ही साथ अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मतलब कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो ऐसे में स्पेशल कैरेक्टर आपको एक मिला तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 उसमें ऐड करते जाओ, जितना स्पेशल कैरेक्टर मिलता है उतना वो काउंट करते जाएगा, ठीक है। और इस फॉर लूप के बाद आप लास्ट में इन सारी चीजों को जो भी आपने कैलकुलेट की, यू काउंट, एल काउंट, डी काउंट, यू काउंट, ठीक है, ये डी नहीं, ये एस काउंट होगा, ठीक है, ये एस काउंट होगा। तो फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कि आखिर इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं या फिर क्या क्या चीजें इसके अंदर अटैच की हुई है। ऑलराइट। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो गाइस नेक्स्ट वाले प्रोग्राम को ध्यान से देखना। गाइस एक चीज मुझे यहाँ पे करेक्ट करना है, जैसे कि ना यहाँ पे, चलो ये वाले चीज को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताना है, यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया है, यू काउंट लिखा गया है, इसकी जगह एस काउंट होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो हम ना मैनुअली एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स कितने मिले। एक तो ये स्पेस आपका स्पेशल कैरेक्टर, फिर ये स्पेशल कैरेक्टर, फिर ये स्पेशल कैरेक्टर, फिर ये स्पेशल कैरेक्टर, फिर ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, और ये डॉट भी एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्पेशल कैरेक्टर्स होते। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती, एस काउंट, तब क्योंकि गलती से मैंने इसको यू काउंट लिख दिया, इसलिए आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 2, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो क्या इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई डिजिट है, नहीं है। क्या इसके अंदर कोई अपर केस लेटर्स है, यस 2 है, और फिर लोअर केस कितने हैं, 13 है। तो बाकी सारी चीजें सही है, बस एक स्पेशल कैरेक्टर का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया था, जिसकी वजह से आपको आउटपुट थोड़ा सा अलग मिला। लेकिन आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना था, राइट। अब ये वाले प्रोग्राम को जल्दी से आप पॉज करो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये प्रोग्राम आप समझते नहीं और गलती से अगर एग्जाम में आ जाता है, तब समझ लो कि आपको बहुत दिक्कत होगा उस समय कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो गाइस आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। इसमें आपको फाइनली करना ये है कि आपको एक वर्ड यूजर से एक्सेप्ट करना है। जैसे कि आपको मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या इनपुट ले लेना है, कंप्यूटर। मान लो यूजर ने ये वाली इनपुट डाल दी, ठीक है। फिर आपको इसको लोअर केस में चेंज करना है, अगर ये अपर केस में है तब ही। यानी कि आपको इसके एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि अगर ये अपर केस में है तभी आपको इसको लोअर केस में चेंज करना है। जैसे कि मान लो कि यूजर ने एक इनपुट दे दिया होता COMPUTER। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर आप इसको डायरेक्टली सिंपली अगर इसको अपर केस में चेंज कर दोगे ना, तो शायद इसमें आपको मार्क्स कट जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ इट इज इन अपर केस, अगर वो अपर केस में है तो उसको लोअर केस में चेंज करना है। अगर वो ऑलरेडी अपर केस, मतलब कि अगर वो नहीं है आपके अपर केस में, यानी कि ऑलरेडी अगर वो लोअर केस में है तो आपको चेंज नहीं करना है। समझ में आई बात। तो इस पे भी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे कि कंप्यूटर है आपका इनपुट, ठीक है, तो सी क्या है, सी अपर केस में है, तो सी को भी आपको लोअर केस में चेंज करना होगा। यानी कि एक देखा जाए तो आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके रीड करना होगा और चेक करना होगा कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है या फिर लोअर केस में, और फाइनली आपको फिर इनपुट देना होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक नया वर्ड रिप्लेस करना है या फिर एक नया वर्ड आपको प्रिंट कराना है, जिसके अंदर वॉवल्स को आप रिप्लेस करोगे। वॉवल्स रिप्लेस कर दोगे तो उसकी जगह क्या आएगा, जैसे कि अगर ओ वॉवल है तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो आपको बस
उस वॉवल के आगे वाला लेटर बस प्रिंट करा देना है। जैसे कि सी तो सी हो गया, ओ वॉवल है तो सी, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है तो पी आ गया, एम हो गया, फिर पी हो गया, यू एक वॉवल है तो यू के बाद क्या आता है, वी, यानी कि यहाँ पे वी आ जाएगा, फिर टी का टी, फिर ई के बाद क्या आता है बताओ, ई के बाद एफ आता है, इसलिए यहाँ पे एफ आ गया और आर की जगह आर ही रह गया। ठीक है, यानी कि आपको देखा जाए तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को देखना होगा और अकॉर्डिंगली आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर एक क्लास बना लेते हैं, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट। ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से बहुत बार रिपीट करी है, तो आई होप आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, फिर यहाँ पे यूजर को कहा कि एक वैल्यू एंटर करो। ये प्रोग्राम को कान खोलकर बहुत दिमाग मतलब बहुत ध्यान से सुनना। फिर यूजर को कहा कि एक वैल्यू एंटर करो, तो उसने नेक्स्ट लाइन के थ्रू एक वैल्यू एंटर भी कर दी। अब आप क्या करोगे, आप ch नाम का एक कैरेक्टर या फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और एक न्यू स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करोगे। अब इसके अंदर इनिशियली कुछ वैल्यू नहीं है तो गार्बेज वैल्यू ना आ जाए, इसलिए मैंने क्या वैल्यू रखी, इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट बस ऐसी वैल्यू रख दी, इसके अंदर कुछ नहीं है, समझ लो बस ये डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास मान लो कि कोई इनपुट है, जैसे कि आपके पास ए डबल पी एंड एप्पल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइनली आपको चेक करना है पहले तो कि इसके सारे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे अपर केस में है या फिर लोअर केस में। अगर अपर केस में होंगे तो उन्हें लोअर केस में चेंज करना होगा, ठीक है। तो फिर आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे, 0 से लेके इसका लेंथ -1 तक। तो इसमें फाइनली कितने लेटर्स हैं आप देख रहे हो, 5 है, तो इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। तो ये वाला चीज समझ में आ गया, फॉर लूप वही है, वही सेम चीज है। इसके बाद अब सी एच क्या स्टोर करेगा बताओ, सी एच देखो आपको बस यही चीज दिमाग के अंदर रखना है कि आपको एक वेरिएबल रखना होगा जो कि सारे इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज रखी हुई है उनको अपने अंदर एक्सेस करके रख ले, यानी कि कैरेक्टर एट आई इंडेक्स, S1 के आई इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ए, तो इसके अंदर अभी क्या हो गया, 0 इंडेक्स के लिए क्या वैल्यू होगी इसके अंदर, ए। अब ये क्या करेगा, इस पार्ट सबसे पहले देखो कैरेक्टर, देखो ये रैपर क्लास है, ठीक है, क्योंकि हम एक कैरेक्टर को चेक करें कि वो कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं, यानी कि ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली S1 डॉट ऐसे करके नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें एरर आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, आप देख लो कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको ये वाला वैल्यू ज्यादा सजेस्ट करूंगी, ये वाला, क्योंकि मुझे इसमें आउटपुट भी मिल गया और रन करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस आपको इसमें लाइब्रेरी क्लासेस का थोड़ा सा यूज करना है, वो वाले फंक्शंस का। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, रैपर क्लास डॉट इज अपर केस सी एच, यानी कि क्या सी एच के अंदर जो वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, उसकी वैल्यू ए है, क्या ये अपर केस में है, तो अगर ये ट्रू होगा, यानी कि अगर ये अपर केस में है तो क्या करोगे आप, सी एच को आप क्या कर दोगे, लोअर केस में चेंज कर दोगे। जैसे कि आपके पास मान लो ए होता, कैपिटल ए, तो पहले तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता कि हाँ ये अपर केस में है, फिर ये यहाँ पे आता। अभी आपके पास इनिशियली सी एच की वैल्यू कैपिटल ए है, लेकिन फिर उसको आप लोअर केस में चेंज करोगे तो वो स्मॉल ए बन जाएगा, और सी एच के अंदर जो वैल्यू थी वो अपडेट होकर कैपिटल ए से क्या बन जाएगी, स्मॉल ए बन जाएगी। वेरिएबल का तो यही काम होता है, कोई टेम्पररी वैल्यू स्टोर करना, ठीक है। इसके बाद अब आपको फिर से देखो वॉवेल्स वाला ही कंडीशन लगाना है, क्योंकि अब आपने ये वाले स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया, सारे के सारे लेटर्स को आपने किस में चेंज कर दिए, जो भी अपर केस में थे सबको आपने लोअर केस में चेंज कर दिया। तो अब आपको टेंशन की तो कोई बात नहीं है, अब तो आपको केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तो लोअर केस में है। यानी कि अब आप जो भी कंडीशन लगाओगे वॉवेल्स के लिए वो बस आप स्मॉल लेटर्स के लिए ही लगाओगे, क्योंकि सारे के सारे लेटर्स जो आपका स्ट्रिंग है उसमें जितने भी लेटर्स है सब लोअर केस में है। तो आप फिर से ए ई आई ओ यू करके चेक कर लोगे कि इसमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर है इसमें से तो मतलब कि वो वॉवेल है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपका और ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर इसमें से कोई भी है, मान लो कि ए है, तो ए को क्या करना था, ए के बाद वाले अल्फाबेट को यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है। ए को किससे रिप्लेस करना था, ए के बाद वाले अल्फाबेट को। तो आप यहाँ पे जो कर रहे हो ना, ये वाला लॉजिक सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कर क्या रहे हैं, सी एच की वैल्यू क्या थी बताओ मुझे, सी एच की वैल्यू थी हमारे पास ये वाले कंडीशन के लिए जो एग्जांपल मैं आपको दे रही थी एप्पल, उसके लिए सी एच की वैल्यू क्या थी, ए थी, ठीक है। ए क्या है, एक कैरेक्टर है, फाइन। अब बताओ मुझे कि अगर मैं सी एच में 1 ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर कैरेक्टर नहीं ऐड कर रही, अगर मैं कैरेक्टर ऐड करती तो मैं कैसे लिखती, मैं लिखती सी एच, फिर इसको 1 को मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लेकिन मैं इसको एक नंबर के साथ ऐड कर रही हूँ। तो फाइनली क्या होगा बताओ,
सी एच का जो भी वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपके ASCII वैल्यू में। तो स्मॉल ए की कितनी होती है 97, कैपिटल ए की कितनी होती है 65, कैपिटल ए की 65, स्मॉल ए की 67। ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक बार कर दे रही हूँ, इसके अंदर ए वैल्यू है, ठीक है, प्लस 1 है। तो अब क्या करोगे आप, स्मॉल ए की ASCII वैल्यू कितनी होती है 97, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा अब 98। ठीक है, मतलब कि फाइनली अब इससे आपको क्या वैल्यू मिल रही है 98। अब क्योंकि आपको तो कैरेक्टर प्रिंट करना है, आपको नंबर तो प्रिंट नहीं करना, तो इसके आगे आप क्या करोगे CHAR लगा दोगे, यानी कि ये कौन सी कन्वर्जन हो गई आपकी, एक्सप्लिसिट, यानी कि आप यूजर मतलब कि जबरदस्ती आप कंपाइलर से क्या करवा रहे हो, इस इंटीजर वैल्यू को किस फॉर्म में चेंज करवा दोगे, कैरेक्टर में। तो आप CHAR कैर इसके आगे लगा दोगे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर यूज कर लोगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर, और ये वाली चीज को भी ब्रैकेट के अंदर, जो भी आपको इससे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 98 को अगर आप ASCII कोड के हिसाब से अगर इसका कैरेक्टर फॉर्म निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको बताओ, बी मिलेगा, स्मॉल बी। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, CH का वैल्यू क्या मिल गया, अब बी हो गया, यानी कि पहले CH का वैल्यू था ए, अब वो किससे रिप्लेस हो गया, बी से रिप्लेस हो गया। समझ में आई बात। तो फिर आपका न्यू स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जो नया वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पुराना वाला वर्ड जिसके अंदर नया वर्ड। देखो इनिशियली न्यू एसटीआर की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, तो प्लस सी एच की वैल्यू कितनी हो गई, अब बताओ बी हो गई, यानी कि अब इसको बस इन्वर्टेड कॉमर्स, चलो मैं अच्छे से लिख के बताती हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ आप क्या कर रहे हो, फाइनली इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ आप किसको जोड़ दे रहे हो, सी एच की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू क्या है बताओ मुझे, अब बी है, ठीक है, तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, अब वैल्यू मिल जाएगी आपको बी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले कंडीशन के लिए, यानी कि पी के लिए चेक करेगा वन इंडेक्स पे, तो वन इंडेक्स पे नहीं है तो वो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो अगर वो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, इफ पार्ट को अगर एग्जीक्यूट नहीं करता है तो बताओ क्या वैल्यू होगी आपके पास, तो आपके पास ये वाला कंडीशन चलेगा, जैसे कि न्यू एस टी आर इज इक्वल टू न्यू एस टी आर प्लस सी एच। ठीक है, ओके, देखो अब इससे पहले तो आपको, इससे पहले यानी कि फर्स्ट वाले कंडीशन में आपको कितना मिल गया, जब आप जीरो इंडेक्स पे चला रहे थे तो आपको मिल गया, कितना मिल गया आपको, बी मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड वाले प्लेस के लिए, यानी कि अभी आपके पास न्यू एसटीआर की वैल्यू तो है, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे जब जीरो इंडेक्स के लिए आप चला रहे थे तो आपको न्यू एसटीआर की वैल्यू, जब आप इफ पार्ट को एग्जीक्यूट करा आपने तो क्या मिल गया आपको, न्यू एसटीआर की वैल्यू बी मिल गई। ठीक है, तो अब सेकेंड वाले केस के लिए, या फिर जब आपके इंडेक्स की वैल्यू अब 1 हो जाती है, यानी कि पी वाले पे, फर्स्ट पी पे, ठीक है, तो वहां पे जब आप आओगे तो इसमें से कोई भी वॉवल नहीं है, मतलब पी इसमें से कोई भी नहीं है ना, पी वोवेल नहीं है, तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो वो एल्स पार्ट के पास आएगा। तो एल्स पार्ट क्या करना है आपको, एल्स पार्ट में न्यू एसटीआर इज इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस सी एच। लेकिन आपको याद है कि इससे पहले जीरो वाले इंडेक्स पे आपने कितना वैल्यू स्टोर कराया था न्यू एसटीआर का, बी। तो अब बी वैल्यू के साथ अब सी एच की वैल्यू जोड़ दो, सी एच पे क्या है बताओ, सी एच पे है पी, यानी कि बी पी। समझ में आई बात। तो अब आपके पास एसटीआर की क्या वैल्यू हो गई, अब आपके पास एसटीआर की वैल्यू हो गई बीपी। ठीक है, मैं इसे लिखते जाती हूँ, ये आपका जीरो इंडेक्स पे है, ये आपका वन इंडेक्स पे है। ठीक है, अब टू इंडेक्स पे चेक कर लेते हैं, टू इंडेक्स पे अगेन पी है, तो वेव पार्ट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो फिर से एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट में न्यू एसटीआर इज इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस सी एच। अब न्यू एसटीआर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पिछले स्टेप में हमारे पास थी बीपी, और अब हमारे पास क्या है, सी एच की वैल्यू बताओ पी है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, बी पी पी। समझ में आ गई बात। अब ये वाला कंडीशन हो गया, अब आपके पास कौन से इंडेक्स पे आप पहुंच जाओगे, अब आप पहुंच जाओगे थर्ड वाले इंडेक्स पे। ठीक है, ये किसके लिए था बताओ, ये वाला सेकेंड इंडेक्स के लिए था, क्लियर, ये वाला सेकेंड इंडेक्स के लिए था। अब जब थर्ड इंडेक्स पे आओगे तो फिर आपके पास क्या है, एल, तो एल भी नहीं है। ठीक है, तो एल के साथ जब आप जोड़ोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, बी पी पी के साथ आप किसको जोड़ रहे हो, एल को जोड़ रहे हो। सबको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखना क्योंकि ये सारी कैरेक्टर वैल्यूज है। ठीक है, अभी मैं बस सिंपलिसिटी के लिए ऐसे बता रही हूँ, बी पी पी एल। ठीक है, क्या मिल गया, बी पी पी एल। देखो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको दिखे साथ साथ, क्लियर है, बीपीपी प्लस एल। अब इसके बाद वाले स्टेप पे, यानी कि ये कौन सा इंडेक्स था बताओ मुझे, ये वाला थर्ड इंडेक्स के लिए था। समझ में आ रही है बात,
ये वाला था आपके पास थर्ड इंडेक्स के लिए BPPL। अब फाइनली फोर्थ इंडेक्स पे, आखिरी इंडेक्स पे जब आप आओगे तो वहां पे आपके पास ई है। तो ई एक वॉवेल है, हाँ जी बिल्कुल ई एक वॉवेल है। तो ई अगर वॉवेल है तो ये क्या करेगा बताओ। अब आपका जो ई है, ठीक है, ये वाला पार्ट पे आ जाओगे। ई ई का जो भी ASCII वैल्यू है, ई का ASCII कोड कितना है बताओ। एक स्मॉल ए का कितना होता है 97, तो 97, 98, 99, 100, ठीक है, और 101, यानी कि ABCDE 101 हो गया। तो 101 में 1 जोड़ दो, कितना मिल जाएगा 102, 102 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 102 को अगर आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, क्यार के फॉर्म में, तो कितना मिलेगा बताओ, एफ मिलेगा। समझ में आ गई बात, एफ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा एफ। तो आपका पिछले वाले स्टेप में आपके पास क्या था, ध्यान देना, BPPL के साथ आप क्या जोड़ दोगे, आप अब आप जोड़ दोगे ई के बाद एफ। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, BPPLF। समझ में आ गई बात कि ये कोड कैसे रन किया, कैसे आउटपुट आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से रन करना है। और फाइनली आपका जो न्यू एसटीआर पूरा एग्जीक्यूट कर लेने के बाद जो न्यू एसटीआर का वैल्यू है, जैसे कि हमको ये मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंट। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हेलो अगर आपने एंटर करा तो आपको न्यू वर्ड क्या मिलेगा, HF। ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ आ गया, फिर LL, ओ के बाद क्या होता है P, तो P आ गया। समझ में आ गई बात। वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च आपके स्ट्रिंग एरेज में। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 2 के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करो, जिन्होंने भी सेमेस्टर 2 वाली जो आपकी स्पेसिमेन की क्वेश्चन देखी होगी, यानी कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी आपके स्पेसिमेन वाले पेपर की, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, लेकिन फिर से एक बार करवा दूंगी आपके कन्वीनियंस के लिए। तो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, एक बार कोड खुद से देख लो और आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देख सकते हो। ये वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से देखो क्वेश्चन। तो गाइस अपने क्वेश्चन रीड कर लिया। इसमें करना क्या है, इसमें हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना है, जिसमें आपको टोटल 5 नाम स्टोर करना है। ठीक है, और साथ साथ आपको ये इनपुट किससे लेना है, यूजर से लेना है। और एक और चीज, आपको इस एरे में से कोई नाम या फिर अगर कोई वैल्यू सर्च करनी है कि वो इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना होगा। और अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या मैसेज दिखना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो कैसे लिखा जाए आखिर ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में भी स्टार्टिंग में पहले आपको करनी क्या है, देखो, सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना है इस पैकेज को, इसके बाद क्लास बनाना है, फिर मेन मेथड, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, यूजर को बोलना है कि वैल्यू एंटर करो। इसके बाद यहाँ से आपका गेम शुरू होता है। आपको एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना है जिसका साइज कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि यूजर ने मतलब क्वेश्चन ने तो ऑलरेडी कहा कि आपको 5 नेम्स एंटर करने हैं, यानी कि इसका साइज कितना होगा, 5 होगा। फिर आप एक स्ट्रिंग वैल करके एक वैल्यू रखोगे, जिस वैल्यू को आपको ढूंढना है कि वो इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम वैल नाम का एक वैल्यू, एक वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इंट काउंट इज इक्वल टू 0। इस चीज को समझेंगे कि आखिर इसका काम क्या पड़ रहा है, क्यों आखिर हम काउंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक फॉर लूप यूज करो, क्योंकि देखो मान लो कि आपका एरे के अंदर ऐसे ऐसे वैल्यूज है, APP ऐप, ओके, FOG फॉग, CROP क्रॉप, फाइन, ये तीनों स्ट्रिंग वैल्यूज है जो कि स्ट्रिंग एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर इसमें से आपको कोई वैल्यू खोजनी है, ठीक है, कोई वैल्यू खोजनी है, मान लो कि यूजर चाहता है कि वो खोजे ANT एंड क्या इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो फाइनली आप क्या करोगे, इस एरे के सारे इंडेक्स वैल्यू पे आप चेक करोगे, 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप एरे का रेंज निकालोगे, चाहे वो क्यार एरे हो या आपका इंटीजर एरे हो, डबल एरे हो या फिर आपको स्ट्रिंग एरे हो, सब चीज के लिए आप बस लेंथ यूज करोगे, लेंथ फंक्शन यूज नहीं करोगे, यानी कि इसके आगे आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, देखो इसका प्रूफ है कि ये प्रोग्राम रन हुआ है, साथ साथ आउटपुट मिला है। जो भी चीज मैं बता रही हूँ वो विद प्रूफ है मेरे पास।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर सारी वैल्यूज एंटर करानी है, यानी कि इस एरे के आई इंडेक्स यानी कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो यूजर इनपुट करेगा। टोटल 5 वैल्यूज यूजर देगा, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा। तो आपने यूजर से वैल्यू भी एंटर करा ली। इसके बाद आप क्या करोगे, यूजर को कहोगे कि आप वो वैल्यू एंटर करो जिसको आपको खोजना है। इसके बाद आप अगेन यहाँ पे फॉर लूप चलेगा, जो कि 0 से लेके उस एरे का मान लो लेंथ कितना है 3 है, तो वो किस इंडेक्स तक चलेगा 2 तक, यानी कि इस लेंथ से 1 प्लेस पहले, जैसे कि 3 है तो ये 2 तक ही जाएगा, क्योंकि आपका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलता है, अगर लेंथ 3 तो इंडेक्स चलेगा 0 से लेके 2 तक। पता है सबको। इसके बाद सबसे पहले आप चेक करोगे कि एरे के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो उसके इक्वल हो गई, तो आप क्या प्रिंट करोगे कि द नेम S1 at index I is present in the array, यानी कि फाइनली वो वैल्यू ही आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है, स्क्रीन पे। और इससे क्या हो जाएगा, इसके बाद आप काउंट की वैल्यू 1 कर दोगे। इनिशियली आपके काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, अब आप इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अब देखो ऐसा क्यों किया हमने, तो मान लो कि अगर आपको वो वैल्यू मिली ही नहीं एरे के अंदर, तो फाइनली जो आपका इफ पार्ट था वो तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, यानी कि इफ पार्ट एग्जीक्यूट होने के लिए वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए आपके एरे के किसी भी इंडेक्स पे, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट होगी तभी आपका इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट ही ना हो, जैसे कि ये वाला कंडीशन ऐप फॉग और क्रॉप, इसमें अगर आप एंड ढूंढ रहे थे आपको वो वैल्यू कहीं मिली ही नहीं, यानी कि आपका काउंट का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि काउंट का वैल्यू तभी चेंज होगा जब आपका इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी कि आप इतना समझ गए कि वो वैल्यू आपकी है ही नहीं उस एरे के अंदर। तो बस यही था ये इजी सा प्रोग्राम। इसमें मैंने 5 नाम एंटर करे हैं, जैसे कि हरप्रीत, मेघा, अंजलि, सिमरन, अंकित। तो इसमें आप एक ऐसा नेम एंटर करो, यूजर को बोल रहे हो एंटर अ नेम यूजर वांट्स टू सर्च इन द एरे। ठीक है, तो आप क्या एंटर कर दिया, मान लो आपने अनीश, तो क्या है वो इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आई बात। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये प्रोग्राम समझ में ही नहीं आया कि इसमें करना क्या है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर लो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इससे कोशिश करो इसको समझने की, और मैं आपको ये वाला प्रोग्राम समझाऊंगी। मैं आपको बस इसलिए कहती हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करो, ताकि आप एक ओवरव्यू उसका ले सको, फिर मैं आपको समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बस वीडियो पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो। गाइस अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करेगा, विच इनिशियलाइजेस द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद द लोकेशंस इन 2 डिफरेंट एरेज। 2 एरेज आपको बनाने हैं। एक एरे क्या है जो कि 7 वंडर्स, सारे 7 वंडर्स को अपने अंदर स्टोर करेगा, और दूसरा एरे है लोकेशन, जो कि मतलब कि ये 7 वंडर कौन सी जगह पे है, कौन से कंट्री में है, वो दूसरा एरे के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि अगर आपको फाइनली इसमें करना क्या है, तो आपको ढूंढना है कि कोई नाम मैंने डाल दिया कोई कंट्री का, जैसे कि मैंने मेक्सिको डाल दिया, तो मेक्सिको में कौन सा 7 वंडर है, तो बस आपको ये डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। लेकिन अगर ऐसा कोई आप कंट्री का नाम डालते हो जिसमें ये 7 वंडर्स प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इनपुट सॉरी नॉट फाउंड, या फिर इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड आउटपुट। ठीक है, तो ये वाला चीज आप एज पर क्वेश्चन करो, ये वाला जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज आप डालना, सॉरी नॉट फाउंड। ठीक है, स्पेलिंग दिया हुआ रहेगा, आप वही वाली स्पेलिंग लिखना। ठीक है, तो डजेंट मैटर, मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है। तो रियली मतलब अगर आपको ये कोड समझ में आ जाता है, इसका लॉजिक समझ में आ जाता है, तो स्पेलिंग एंड ऑल तो वो तो आप खुद से इम्प्रूव कर ही लोगे, राइट। जैसे कि अगर आपने इनपुट किया इंडिया, तो आपको क्या कंट्री के साथ क्या मिल गया, आपको आउटपुट ताजमहल। ठीक है, यूएसए अगर आपने एंटर किया तो आपको क्या मिलना चाहिए, आउटपुट सॉरी नॉट फाउंड। सो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि आखिर इसको कैसे करें। इसके लिए एक और चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एरे 1 दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। ठीक है, और एरो 2 में मान लो कि ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, तो अगर मैं स्मॉल ए लिखती हूँ तो आपको क्या इनपुट, आपका इनपुट क्या है, स्मॉल ए, तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए थोड़ा सा स्पेस और कैपिटल ए, ये आपका आउटपुट होना चाहिए। मतलब कि एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही एरे दूसरे एरे के 0 इंडेक्स पे, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इसके 0 इंडेक्स की वैल्यू को कॉल करूं तो इसके 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। समझ में आया, मतलब अल्टीमेटली कुछ ऐसे है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार इसको समझने की कोशिश करो। तो गाइज मैं आपको लेकर आ गई हूँ डायरेक्टली इस प्रोग्राम के लिए कंपाइलर की तरफ, जहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको आउटपुट भी दिखेगा कि आखिर इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, ध्यान देना। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया है बताओ,
हमने तो सबसे पहले इसके अंदर इम्पोर्ट किया है आपका java.util.scanner, ठीक है, ये वाला पैकेज। उसके बाद क्लास बनाया, उसके बाद फिर हमने मेन मेथड बनाया, एंड देन हमने क्या किया, इसके बाद ना हमने एक यहाँ पे एक देखो ध्यान से, पहले तो स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा, जिसका नाम है वंडर्स। और दूसरा है लोकेशन। स्ट्रिंग वंडर्स के अंदर आप क्या रखोगे, जो जो वैल्यूज आपके क्वेश्चन में दी गई है, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये सारी जो भी वैल्यूज है वो वंडर्स के अंदर रख लो, और दूसरा वाला लोकेशंस के अंदर रख लो, ठीक है। तो वैसे ही हमने एज इट इज जो भी स्पेलिंग थी, जो चीजें थी, वैसे ही मैंने कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं एक इंट नाम का इंट आई नाम का एक वेरिएबल है मेरे पास। इसके बाद मैं यूजर को कहती हूँ कि कंट्री का नाम एंटर करो, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा वो यूजर इस कमांड के थ्रू एंटर कर लेगा। एससी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट लाइन के थ्रू एंटर हो जाएगा। इसके बाद देखो लेंथ क्या है, लेंथ फाइनली क्या है, लोकेशन डॉट लेंथ, यानी कि सेकंड वाले एरे का लेंथ। लेंथ क्या होगा इसका बताओ, खुद ही कैलकुलेट करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि इसकी लेंथ है 7, ठीक है। तो इसका जो भी लेंथ है वो इसके अंदर स्टोर्ड है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले एरे, ठीक है, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक जाना है, इसका लेंथ अगर 7 है तो आप 0 से लेके 6 तक जाओगे, राइट, प्लस प्लस। तो ये वाला फॉर लूप आपको ऐसे पहले ये वाला इंडेक्स, फिर ये वाला इंडेक्स, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा, फिर इटली तक आएगा फाइनली। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप जो भी वैल्यू ढूंढ रहे हो, ठीक है, जो भी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, जैसे कि आपने इनपुट करा है मेक्सिको, तो क्या मेक्सिको प्रेजेंट है भी या नहीं इस लोकेशन नाम के एरे में, वो पहले तो चेक करना होगा। तो मान लो कि लोकेशन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, ये वैलिडेट कर रहा है कि आपका एंटर्ड वेरिएबल, या फिर जो वेरिएबल का जो भी आपने वैल्यू एंटर करा है, वो आपके लोकेशन वाले एरे के अंदर कहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यानी कि वो सारे इंडेक्स पे चेक करेगा, 0 पे, अगर वो 0 पे ही मिल जाएगा तो वो उधरी से क्या करेगा, फाइनली वही वाला पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा। क्योंकि आपको बस इस बात से आपको फर्क पड़ता है कि आपको जो भी वैल्यू आपने एंटर करी है, जैसे कि आपको मेक्सिको का करस्पॉन्डिंग 7 वंडर ढूंढना है, तो बस आपको फर्क पड़ता है कि मेक्सिको का क्या है, बस उसको प्रिंट करो और चलते बनो। यानी कि आपको ये चीज पता हो गई ना कि जो सेकंड वाला एरे है वो किससे डिपेंडेंट है, फर्स्ट वाले एरे के, फर्स्ट वाले एरे से। जैसे कि इसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आई बात, यानी कि अगर मैं लोकेशन लोकेशन का 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू प्रिंट कराऊं, तो मुझे वंडर्स के भी 0 इंडेक्स का वैल्यू ही चाहिए। समझ में आई बात, बस यही वो लॉजिक है जो आपको सोचना था। तो आपने देख लिया कि वो वैल्यू है इस लोकेशन के अंदर। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद बस आपको प्रिंट कर देना है लोकेशन के आई इंडेक्स वाली वैल्यू, यानी कि मेक्सिको, और फिर वंडर्स के आई इंडेक्स वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू। समझ में आई बात। और फिर जो मान लो एक चीज, मान लो क्या मानना है कि आपने इसके सारे इंडेक्सेस चेक कर लिए, ठीक है, सारे इंडेक्सेस के चेक कर लिए, 6th इंडेक्स तक आप पहुंच गए, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिली, मतलब फाइनली आप जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। 6 तक तो आपने चेक कर लिया, 6 इंडेक्स तक, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिली, तो अब आपकी वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू बन जाएगी अब 7। समझ में आई बात, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 7। तो अब 7 पे क्योंकि ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि लेंथ के इक्वल हो जाएगा ना, तो लेंथ के इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यानी कि मतलब आपको यहाँ पे क्या समझना था कि आपको ये वैल्यू मिली ही नहीं, इस पूरे आपको ये वैल्यू कहीं नहीं मिली। जो आप वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे हो, आपको लोकेशन में से कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि आपके इस एरे के अंदर मेंशन हो। मान लो कि आपने फ्रांस डाल दिया, तो फ्रांस तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली आपका जब ये पूरा पार्ट तक ये चेक कर लेगा, फिर आपका इंडेक्स जब 7 पे वो आएगा, तो 7 इंडेक्स पे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन होता है, मतलब कि आपको वैल्यू ही नहीं मिलती है, तो आप क्या प्रिंट करोगे, सॉरी नॉट फाउंड। समझ में आ गई बात। बस यही थी जो आपको समझने की जरूरत थी, मेन थीम यही था। और फिर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या देखना है, एक चीज और, यहाँ पे हमने ब्रेक किया, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको अगर मान लो कि 0 इंडेक्स पे ही वैल्यू मिल गई, तो बस आपको मतलब है कि आपको वो दोनों वैल्यू प्रिंट करानी है और आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे वैल्यू क्या डाल रहे हो, एंटर अ कंट्रीज नेम, कोई कंट्री का नाम एंटर करो, इंडिया, तो उसके साथ क्या मिलेगा आपको, ताजमहल। जो क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में ही आपको देखना है। चलो मैं एक वैल्यू डालती हूँ, इटली। देखो मैं डाल रही हूँ ITALY,
मतलब कि इटैली तो है ही नहीं पहली बात, राइट। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ये बताना, देखो इटैली तो है, लेकिन एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपको यहाँ पे बाकी चीजें भी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, पहले तो आप एक इंडिया का देख लो एग्जाम्पल, आपको क्या मिला, ताजमहल, ठीक है। फिर इंडिया के बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम, क्योंकि देखो एक चीज और मुझे यहाँ पे बताना था कि इटली पे हमें कुछ वैल्यू इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि जब आप काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल यहाँ पे 7 वैल्यूज है और ऊपर वाले में बस 6 वैल्यूज दी हुई है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे भी आप चेक कर लो, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है, बस 6 वैल्यूज दी हुई है। यानी कि जो आपका इटली है उसके लिए कोई वैल्यू आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे तो कुछ आपको नहीं मिलेगा। मान लो कि अब इटली हटाओ, मैं कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू दे देती हूँ, जैसे कि मैं फ्रांस डाल देती हूँ, फ्रांस, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी नॉट फाउंड। तो गाइस बस यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस कंप्लीट चैप्टर से, बाकी सारे क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर लिए, जितने अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, पैलिंड्रोम, पिग लैटिन, स्पेशल वर्ड, इन सब के लिए प्रोग्राम करा दिया, इन सारे प्रोग्राम्स को कर लिया आपने। साथ साथ स्पेसिमेन वाला जो वीडियो है उसको मत छोड़ना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।